चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। लास्ट क्लास में हमने रेस जुडिकेटा तक कंप्लीट कर लिया था, और जब हम रेस सबजुडिस पढ़ रहे थे और रेस जुडिकेटा पढ़ रहे थे तो उसमें थोड़े थोड़े से कुछ डिफरेंसेस थे। तो अभी उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं लास्ट में आप लोगों से थोड़ा सा पूछूंगी आज, तो रेडी रहिएगा। आज हमें स्टार्ट करना था सेक्शन 12 से, मतलब बार ऑफ सूट। ठीक है, तो सेक्शन 12 सीपीसी की जो है वो उसकी हेडिंग क्या है? बार ऑफ फर्दर सूट्स, अतिरिक्तवाद का वर्जन। अतिरिक्तवाद का वर्जन, यहाँ इस बात की मतलब क्या है? यहाँ पर कहा गया है कि कुछ ऐसे वाद होते हैं, कुछ ऐसे सूट्स होते हैं जिनके लिए रोक लगाई गई है। अब ऐसे वादों पर रोक लगाई गई तो आप उनको लेकर के आप कोई भी इशू, कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते। एक बार लैंग्वेज देख के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसमें कहा गया है वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। इसमें कहा गया, एक बार हिंदी में भी देखेंगे, जहां वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संस्थित करने से नियमों द्वारा प्रवारित है, वहां वह किसी ऐसे न्यायालय में जिसे यह संहिता लागू है कोई वाद ऐसे वाद हेतु के संबंध में संस्थित करने का हकदार नहीं होगा। तो इसमें सिंपली बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा में क्या बता दिया गया है कि जो वादी होता है, जो प्लेंटिफ होता है, जिसने एक बार कोई सूट फाइल किया है, अब उस वादी को, क्योंकि यहाँ पे मतलब उसने कोई ना कोई सूट तो फाइल किया, क्योंकि यहाँ फर्दर सूट की बात हो रही है, अतिरिक्त वाद नहीं ला सकते। तो यदि किसी वादी ने, जिसने एक बार सूट फाइल कर दिया है और उस प्लेंटिफ को, उस वादी को सीपीसी के किसी रूल द्वारा रोका गया है कि अब आप कोई फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते, आप कोई अतिरिक्त वाद फाइल नहीं कर सकते, तो वो वादी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सीपीसी कोई फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकता। ये सेक्शन 12 सिर्फ इतनी सी बात करें, ये एक टाइप से आपको एक प्रिंसिपल बता रही है। ठीक है, अब वो कौन कौन से सूट हो सकते हैं फर्दर वाले, तो वो एक लिस्ट में आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए स्क्रीन शेयर होने लगी, आप लोग अपना सिर हिला सकते हैं। निहाली स्क्रीन, ठीक है। ये देखिए, ये है कुछ लिस्ट ऐसे सूट की जिनको रोका गया है। सॉरी, देखिए सबसे पहले तो कल वाली सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा हम पढ़ ही चुके हैं। कि रेस जुडिकेटा में क्या किया गया है? वादी को रोका ही तो गया है, वादी और प्रतिवादी को रोका ही गया है ना, कि आप सेम पार्टी एक बार कोई इशू पर सूट ले आए हैं, तो आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम इश्यूज पर आप क्या करेंगे? फिर से सूट नहीं ला सकते। तो देखिए सेक्शन 11 हो गई। फिर अभी आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 21A। यहाँ पर रोका जाता है जुरिस्डिक्शन के बिहाफ पे, कि अगर आप मतलब टेरिटोरियल बेस पे जो जुरिस्डिक्शन है उस पर आपको ऑब्जेक्शन उठाना है तो कैसे उठाना है? 21A। फिर सेक्शन 47 का सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आपको रोका गया है। सेक्शन 95(2), 144(2), ऑर्डर 22, है ना, ऑर्डर 9, रूल 9, ऑर्डर 11, रूल 21, सब रूल 2, ऑर्डर 22, रूल 9, ऑर्डर 33, रूल 1, सब रूल 1, ऑर्डर 23, रूल 1, सब रूल 3, ऑर्डर 23, रूल 3A। इतने ये जो प्रोविजंस है सीपीसी के, इन प्रोविजंस के अंदर प्लेंटिफ्स को रोका गया है कि आप फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते। तो अब इनको हम आगे डिटेल में पढ़ ही लेंगे, तो तब वही समझ लेंगे। अभी हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये वाली जो लिस्ट है ये मैं आपको ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी सेक्शन 12 कंप्लीट। बस आपको याद रखना है, ये जो लिस्ट है ये दे दूंगी, तो ये याद रखना। अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से ही बनेगा, उस लिस्ट में से 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक डाल देंगे और पूछेंगे कि इनमें से किसमें फर्दर सूट के बिहाफ पे रोका जाएगा अंडर सेक्शन 12। तो आपको एक पे टिक करना है, या 4 दे देंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होंगे, पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा
मैटर है जिस पर फर्दर सूट फाइल किया जा सकता है, वो आप लिस्ट याद कर लेना। अब बात करेंगे हम 13 और 14 की। सेक्शन 13 और 14 बात करती है फॉरेन जजमेंट्स कब कंक्लूसिव होंगे, उनको लेकर के प्रिजम्पशन उपधारणा क्या मानेंगे। तो सबसे पहले तो फॉरेन जजमेंट, एक मिनट, आप लोग अपना आप म्यूट कर लीजिए, कहीं से आवाज आ रही किसी के घर से पीछे से। किसका ऑन है म्यूट? क्योंकि सभी का बंद है। चलिए ठीक है। तो फॉरेन जजमेंट सेक्शन 13 और सेक्शन 14, यहाँ पर पहली बात तो ये कि फॉरेन जजमेंट क्या होता है, फॉरेन कोर्ट क्या होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ? डेफिनेशन क्लॉज में। हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था कि फॉरेन कोर्ट कौन से कोर्ट होते हैं। सेक्शन 2(5) में बताया गया था फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट्स आर दोज कोर्ट विच आर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी द्वारा एस्टेब्लिश्ड नहीं कराए गए हैं। ठीक है, ऐसे भी कुछ कोर्ट थे जो आउटसाइड इंडिया एस्टेब्लिश थे, लेकिन हमारी केंद्रीय सरकार ने, भारत की केंद्रीय सरकार ने बाहर स्थापित कराए हैं अपनी अथॉरिटी से, फॉरेन कोर्ट में नहीं आते। ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? म्यूट कीजिए प्लीज। चलिए, तो फॉरेन कोर्ट 2(5) में डिफाइन किया गया है। फिर पढ़ा था हमने फॉरेन जजमेंट 2(6) में बताया गया था फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट सिंपल, जो फॉरेन कोर्ट है उनके द्वारा दिया गया जजमेंट फॉरेन जजमेंट होता है। जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ की कोर्ट के द्वारा जितने भी जजमेंट है वो फॉरेन जजमेंट। अब बात की गई थी कि क्या ये जो फॉरेन कोर्ट्स हैं इनके जो जजमेंट्स हैं तो ये क्या कंक्लूसिव होंगे, क्या ये निश्चायक होंगे। तो इसकी बात की गई है धारा 13 में। धारा 13 में बताया है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होंगे, है ना, इसमें ये बताया गया है। तो इसमें लिस्ट बताई गई है पूरी। तो एक्चुअली में इसकी हेडिंग में तो ये बताया गया है कि फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं होंगे, लेकिन अंदर इसमें ये चीज बोली गई है कुछ कंडीशंस बता करके कि फॉरेन जजमेंट हमेशा ही कंक्लूसिव होते हैं सिवाय ये इन 6 ग्राउंड से। आपको उन्होंने 6 आधार बता दिए। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं हम। एक मिनट, जस्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, देखते हैं हम इसको। A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। तो पहले तो सबसे पहले तो उन्होंने बिल्कुल पहली लाइन में क्या बोल दिया कि फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव, हर फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगा, निश्चायक होगा। सबसे पहली चीज तो क्या है, निश्चायक होगा। एज टू मैटर्स देयर बाय डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द सेम पार्टीज, जो सेम पार्टीज हैं उनके बीच में जो भी मैटर था उसको एडजुडिकेटेड किया था डायरेक्टली, तो वो जो डायरेक्टली उनका एडजुडिकेशन हो चुका है और जो जजमेंट मतलब दिया है कोर्ट ने, फॉरेन कोर्ट ने, वो कंक्लूसिव होगा। अब फिर इन्होंने बताया है कब नहीं होगा, एक्सेप्ट इन कंडीशंस को छोड़ करके। ये जो 6 कंडीशंस दी हैं ए से लेकर के एफ तक की, इनको छोड़ करके। तो अपन देखते हैं ये पॉइंट कब कब नहीं होगा। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, ए से लेके एफ तक वाले जो पॉइंट्स है यहाँ से आपके प्री में ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। तो देखिए, वेयर it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction, वह जब सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया है। अगर ऐसा कोई मैटर था जो फॉरेन कोर्ट में गया था और जिस फॉरेन कोर्ट ने उस मैटर को सुना है वो उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था उसको सुनने के लिए, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन नहीं था, तब वो ऑटोमेटिकली उसका जो जजमेंट है वो कैसा हो जाएगा,
कंक्लूसिव नहीं बचेगा, ठीक है। सेकंड, वेयर इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। भाई कोई भी मैटर जब न्यायालय के समक्ष जाता है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जो केस का डिसीजन हो वो मेरिट्स पर हो, ना कि डीमेरिट्स पर हो। मेरिट्स पर हो मतलब कि सही तरीके से हो, जो सही है उन्हीं ग्राउंड्स पर हो। ऐसा नहीं हो कि इरोनियस हो, न्यायालय अपनी मनमर्जी थोप दे, उसको लग रहा है कि नहीं हमें तो ऐसा डिसीजन देना है तो हम ऐसा ही देंगे, भले ही रूल्स कुछ और कह रहे हो। ऐसा नहीं होता, मेरिट्स पे होना चाहिए। जो रूल्स बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स, नेचुरल जस्टिस, सारी चीजें होती है, मेरिट्स पर होना चाहिए हमेशा। तो मेरिट्स पर दिया गया हो, अगर डीमेरिट्स पर दिया गया होगा तो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा। When it appears on the face of the proceeding to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognize of Indian law। इसमें कहा गया है कार्यवाहियों के सामने से देखने से स्पष्ट है कि वह अंतरराष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध पर है या भारत की विधि को उन मामलों में जिनको वह लागू है मान्यता देने से इनकार करने पर आधारित है। अब क्या हुआ कि जो मैटर कोर्ट के सामने गया है, फॉरेन कोर्ट के सामने, तो उसने जो डिसाइड किया है, तो जो भी इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैटर डिसाइड किया, उन्होंने उस इंटरनेशनल लॉ का इनकरेक्ट तरीके से इंटरप्रिटेशन कर लिया, या उनका जो व्यू है इंटरप्रिटेशन करने का वो गलत हो गया, और इंटरनेशनल लॉ को सही तरीके से उन्होंने इंटरप्रिटेट नहीं किया, और फिर उसके बाद उसका डिसीजन ले दिया। तो ये देखिए, ये लिखा है ना, इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो अगर ऐसा कोई डिसीजन दिया है तो वो जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है। दूसरा वाला जो पॉइंट है इसमें इंडिया वर्ड नहीं लिखा है, आप लोग इसमें देख लेना, आपके बैरक में इंडिया वर्ड लिखा गया होगा। और अ रिफ्यूजल, सी वाले पॉइंट में, और a refusal to recognize the law of India in case in which such law is applicable। अब क्या हुआ कि दो पार्टीज के बीच में, इसको मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ आपको। इंडिया वाला ये कह रहा है, ये सी वाला पॉइंट, कि इंडियन विधि को जब फॉरेन कोर्ट में कोई मैटर गया और वो कहीं ना कहीं इंडियन विधि से गवर्न होने वाला मैटर था, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होने वाला था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि इंडियन लॉ को नहीं माना, अपने फॉरेन लॉ को लेकर चले और उसके हिसाब से उन्होंने डिसाइड कर दिया। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में हुआ, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कहाँ पर हुआ, इंडिया में बना। दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में हुआ, और उसको लेकर के जब डिस्प्यूट हुआ, हो सकता है कि एक पार्टी इंडियन हो, एक पार्टी बाहर की हो, फॉरेनर हो, और दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में हुआ, और जब डिस्प्यूट हुआ अराइज, तो वो डिसीजन के लिए उस पार्टी ने उस केस को फाइल किया फॉरेन कोर्ट में। फॉरेन कोर्ट में जब केस फाइल किया गया, तो फॉरेन कोर्ट ने क्या किया, फॉरेन कोर्ट ने डिसीजन अपने लॉ के अकॉर्डिंग पास कर दिया। उसने इंडिया के लॉ को ध्यान ही नहीं दिया, उसने इंडिया की लॉ को इग्नोर कर दिया और अपने यहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिया। तो उसने इंडिया की विधि को क्या किया, उसने इंडिया की विधि को रिफ्यूज कर दिया। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल क्या होता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल ये होता है कि जहां पर भी, जिस प्लेस पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उस प्लेस का लॉ एप्लीकेबल होता है इन द मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑलवेज जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो ये स्पेसिफिक लॉ होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी लॉ है जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑलवेज चलती है। क्योंकि जितने भी व्यापारी होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक देश का व्यापारी देश के अंदर ही व्यापार कर रहा है, मोस्टली जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो बाहर की कंट्रीज से अपना बिजनेस करते हैं, और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होते हैं। इसलिए ये विधि बिल्कुल स्पष्ट है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट दो कंट्रीज के बीच के मेंबर्स में होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे जब भी डिस्प्यूट अराइज होगा, तो उसका डिसीजन कैसे होगा, किस विधि के अनुसार होगा, तो जिस कंट्री में, जिस प्लेस पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस प्लेस का लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका में हुआ होता तो अमेरिका का लॉ प्रिवेल हो जाता, लेकिन इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसलिए इंडिया के लॉ पे भी ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या किया कोर्ट ने, फॉरेन कोर्ट ने सिर्फ अपने यहाँ के रूल्स को अप्लाई करके केस का डिसीजन कर दिया, और इंडिया के लॉ को पूरी तरीके से रिफ्यूजल कर दिया। अगर ऐसा कोई जजमेंट
फॉरेन कोर्ट पास करता है तो वो कैसा होगा, कंक्लूसिव नहीं होगा। ये सी वाला पॉइंट। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice। सीधी सी बात है, अगर कार्यवाहियां जिनमें वह निर्णय अभिप्राप्त किया गया है नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है, देखने से ही लग रहा है कि आपने नेचुरल जस्टिस का वायोलेशन कर दिया, मतलब वो होता है ना इक्विटी, गुड कंसाइंस एंड फेयरनेस, उसका आपने अपोजिशन में जजमेंट फाइल कर दिया, तो वो आपका सिरे से क्या हो जाएगा, कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, फ्रॉड से आपने जजमेंट पास करा है तो नहीं होगा। फिर है नेक्स्ट, where it sustains a claim founded on a breach of any law in force in India। वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है। अब जो डिसीजन है वो दिया तो फॉरेन कोर्ट ने है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ इंडियन मैटर भी इन्वॉल्व था, तो फॉरेन जजमेंट जो दिया गया वो उसने कैसा कर दिया कि भारत में जो विधि अभी चालू है उसका ब्रीच करने वाली विधि को उसने क्या किया, ठीक ठहरा दिया। मतलब किसी पर्सन ने इंडियन लॉ का ब्रीच किया, हमारे भारत की विधि का उल्लंघन किया, मैटर गया फॉरेन कोर्ट में, और फॉरेन कोर्ट ने क्या डिसाइड कर दिया कि ठीक है, इंडिया की विधि थी, इंडिया की विधि का वायोलेशन हुआ है, ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ हुआ है, कोई बात नहीं, हटाओ। और जजमेंट कैसा दे दिया कि जो इंडियन लॉ का ब्रीच हुआ है वो ठीक है। तो ऐसा हमारे यहाँ पे ऐसा जजमेंट क्या होगा, कंक्लूसिव नहीं होगा। अब यहाँ पे बात एक और आ रही है कि हम ये पढ़ रहे हैं कि कंक्लूसिव होगा कि नहीं होगा, किस बिहाफ में पढ़ रहे हैं हम ये फॉरेन जजमेंट। तो भाई ये फॉरेन जजमेंट की कंक्लूसिवनेस की बात हम कर रहे हैं जब हमारे यहाँ वो मैटर आएगा, तब जब हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट लाया गया और उस डिस्प्यूट में फॉरेन जजमेंट को हमने एज एविडेंस के तौर पे या कुछ भी तथ्य को दिखाने के लिए प्रेजेंट किया कोर्ट के सामने, तो क्या हम उस फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव मानेंगे या हम उस फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। तो इन्होंने ये कंडीशन बिल्कुल क्लियर कर दी कि जितने भी फॉरेन जजमेंट होंगे उनको हमेशा कंक्लूसिव माना जाएगा, सिवाय इन 6 ग्राउंड्स की। अगर इन 6 ग्राउंड्स के अंतर्गत मैटर आ रहा है तभी वो सिर्फ कंक्लूसिव नहीं मानेगी कोर्ट, बाकी सारे मैटर्स में कंक्लूसिव मानेगी। इन सारे पॉइंट्स का अपोजिट कर दीजिए तो वो जितने भी जजमेंट है वो क्या बन जाएंगे, कंक्लूसिव बन जाएंगे। मतलब पहला वाला, अगर कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन है फॉरेन कोर्ट का, मतलब फॉरेन कोर्ट जिसने डिसाइड किया है वो कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन रखता है तो उसका जजमेंट कंक्लूसिव मानेंगे, मेरिट्स पर दिया है तो मानेंगे, इंडियन विधि का उसने रिफ्यूजल नहीं किया है, इंटरनेशनल लॉ का करेक्ट तरीके से व्यू लिया है तो वो कंक्लूसिव होगा, नेचुरल जस्टिस का कोई उल्लंघन नहीं किया है तो भी वो क्या होगा, कंक्लूसिव होगा, है ना। और फ्रॉड से नहीं है, जेन्युइन तरीके से दिया है तो भी वो कंक्लूसिव होगा। और लॉ, इंडियन लॉ के किसी ब्रीच को उसने मान्यता नहीं दी है, उसने कहा है कि नहीं नहीं इंडियन लॉ का ब्रीच किया है, गलत किया है, ऐसा जजमेंट दिया तो वो कंक्लूसिव होगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉरेन जब हमने सेक्शन 10 पढ़ी थी, स्टे ऑफ सूट, रेस सब जुडिस, जिसने प्रीवियस क्लास अटेंड की उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हमने रेस सब जुडिस पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि जब कभी भी कोई भी फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग मैटर है, सेम पार्टीज ने सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अपना एक सूट इंडिया में भी फाइल किया है और फॉरेन कोर्ट में भी फाइल किया है, तब हम क्या कह रहे थे कि जो रेस सब जुडिस है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब फॉरेन कोर्ट में अगर कोई मैटर पेंडिंग पड़ा है तो हम उसको कहाँ पे सुन सकते हैं, इंडिया में भी सुन सकते हैं। क्लियर था। लेकिन अगर वो फॉरेन कोर्ट कौन सा वाला फॉरेन कोर्ट होता, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड होता, तब तो फिर वो हमारा ही कहलाता। भारत से बाहर कोई कोर्ट है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड है और फिर वहां पे कोई पेंडिंग मैटर है अंडर सेक्शन 10, तो इंडियन कोर्ट में उस पर स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो जाएगी, मतलब उसमें आगे कार्रवाइयां नहीं करनी जाएगी। अब यहाँ पे सेक्शन 13 में मैं क्यों कोरिलेट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा क्लैश ना हो इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया। वो सेक्शन 10 की बात थी। अब ये जो सेक्शन 13 बात कर रहा है कंक्लूसिवनेस की, तो एक्चुअली में ये जो सेक्शन 13 है, ये सेक्शन 13 की फॉरेन जजमेंट
रेस जुडिकेटा की तरह काम करेंगे। बिल्कुल आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि सेक्शन 13 के अंदर जो फॉरेन जजमेंट है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। लिख लीजिए, ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। A foreign judgment is conclusive as to any matter adjudicated upon by a competent foreign court. Section 13 of Code is in essence enacts a rule of res judicata in relation to foreign judgment. Hence, if a foreign judgment is delivered by a court having jurisdiction in the matter, it would operate as res judicata. अगर सेक्शन 13 की पूरी कंडीशंस फुलफिल करता है, मतलब एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, अगर जो 6 एक्सेप्शन पड़े उनमें नहीं आ रहा है, तब फॉरेन जजमेंट एज रेस जुडिकेटा वर्क करेगा हमारे यहाँ पे भी। मतलब अगर इंडिया में कोई पार्टी किसी कोर्ट में कोई केस फाइल करती है और उन्हीं पार्टीज ने सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फॉरेन कोर्ट में कोई सूट फाइल किया था और फॉरेन कोर्ट ने वहां से कोई जजमेंट पास कर दिया है, तब वो फॉरेन जजमेंट यहाँ पे रेस जुडिकेटा के रूप में एप्लीकेबल हो जाएगा और इंडियन कोर्ट कह देगी कि आप ऑलरेडी ये मैटर फॉरेन कोर्ट से फाइनलाइज करवा चुके हैं, फाइनली डिस्पोज हो चुका है, इसलिए अब आपको हम यहाँ पे इंडियन कोर्ट में उस सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सेम पार्टी द्वारा अलाउड नहीं करेंगे कि आप सूट एंटरटेन करिए। बात समझ में आ गया? फॉरेन जजमेंट कैसा ऑपरेट हो रहा है? रेस जुडिकेटा, मतलब फॉरेन जजमेंट की वजह से इंडियन कोर्ट में आपको रोक दिया गया कि अब आप केस फाइल यहाँ पर भी नहीं कर सकते। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है कि ये ऑपरेट करेगा एज रेस जुडिकेटा, ये एक केस में बताया गया था, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, आर विश्वनाथन वर्सेस रुकनुल मुल्क सैयद अहमद। आर विश्वनाथन वर्सेस रुक उल मुल्क सैयद अब्दुल, 1963। समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो ग्रुप में तो मैं ये केस का नाम डाल ही दूंगी। ठीक है, इस केस में कहा गया था कि फॉरेन जजमेंट ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा। ठीक है, ये हो गई आपकी सेक्शन 13। अब इसी से मिलती जुलती है सेक्शन 14। हम कह सकते हैं कि इन्होंने अलग से सेक्शन 14 बना दी, चाहते तो सेक्शन 13 के साथ ही एक्सप्लेनेशन में सेक्शन 14 को जोड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 14 क्या बात करी? सेक्शन 14 बात करी प्रिजम्पशन की, वो भी फॉरेन जजमेंट की, जो ऑलरेडी 13 से कहीं ना कहीं क्लियर हो ही चुका है। सेक्शन 14 प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा। देखते हैं फॉरेन जजमेंट को लेकर के हम क्या उपधारणा करेंगे। स्क्रीन शेयर होने लगे, ये देखिए, इसमें लिखा है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record. But such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction. इसमें सिंपली ये कहा गया है कि न्यायालय किसी ऐसी दस्तावेज के पेश किए जाने पर जो विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति होना तात्पर्य है, यदि अभिलेख से इसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है, तो यह उपधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया था, किंतु ऐसी उपधारणा को अधिकारिता का अभाव साबित करके विस्थापित किया जा सकता है। ये कहा गया है कि जब कभी भी इंडियन कोर्ट में कोई भी एडवोकेट फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी को पेश करेगा, तो हमारे इंडियन कोर्ट ये उपधारणा करके चलेंगे कि ऐसी सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन जजमेंट की जो पेश की गई है वो सक्षम न्यायालय द्वारा पास की गई है। जो जजमेंट, फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी हमारे सामने पेश कर रहे हैं वकील, ये जो कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है, ये सक्षम न्यायालय द्वारा ही पास की गई है। ठीक है ना, कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन था उस कोर्ट के पास, ये उपधारणा अपने साइड से कोर्ट करके चलेगा। अब अगर अपोजिट पार्टी को पता है कि नहीं ये कॉम्पिटेंट नहीं है, तो अपोजिट पार्टी प्रूफ करे। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? जो
तथ्य को बोलता है। जो हम बोल रहे हैं कि नहीं सर ये जो है सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं है, तो प्रूफ हमें करना पड़ेगा। तो लास्ट वाली लाइन यही बोली गई है कि किंतु ऐसी उपधारणा को अधिकारिता का अभाव साबित करके विस्थापित किया जा सकता है। कि अगर आप बोल रहे हैं कि ये जो फॉरेन जजमेंट वकील साहब ने पेश किया है सर, ये जो जजमेंट है वो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने पास नहीं किया, तो आप प्रूफ कर दो। तो आप इस प्रिजम्पशन का खंडन कर सकते हो साबित करके, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है इसमें, ये जो दस्तावेज की बात की गई है जिसको हम क्या मान रहे हैं, फॉरेन जजमेंट की प्रमाणित प्रति मान रहे हैं, तो ये सर्टिफाइड कॉपी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वकील साहब ने क्या किया, अपने केस लॉज में दिखाने के लिए कि कौन सा मिलता जुलता केस लॉज है, तो नेट पे से सर्च किया, उसकी स्कैन करी हुई कॉपी निकाली और जाकर कोर्ट में पेश कर दी कि सर देखिए ये भी एक जजमेंट था जो मिलता जुलता है। नहीं, सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब होता है जिस फॉरेन कोर्ट की फॉरेन जजमेंट आप पेश कर रहे हैं कोर्ट में, वहां के जो ऑथोरिटीज हैं उनकी सील और ठप्पा लगा होना चाहिए उस पर। जजमेंट कॉपी वहां से निकलवाई हो आपने और उस जजमेंट कॉपी को वहां के ऑथराइज्ड ऑफिसर्स द्वारा सर्टिफाइड किया गया, उस पर सील लगी हो वहां की, तब वो कहलाएगी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ जजमेंट। ये पढ़ेंगे हम एविडेंस एक्ट में कि सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रिजम्पशन 14 को लेकर के। तो 13 और 14 से रिलेटेड मैं एक आध और देखूं, कुछ आपको बताना तो रह तो नहीं गया। लगभग हमारा हो गया है। ठीक है, तो ये आज का जो है हमारा पूरा सेक्शन 12, 13, 14 कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं कर देती हूँ म्यूट ऑन, तो आप लोग जो है अपने हिसाब से मुझसे जो पूछना हो पूछ सकते हैं। कर लीजिए अपना अपना ऑडियो ऑन। अब बताओ, यहाँ तक सेक्शन 14 तक किसी को कोई डाउट है? अपने अपने ऑडियो ऑन करिए, बना रहा है। अब बताओ चलो तो बताओ तो जरा, डिग्री को कहाँ डिफाइंड किया गया है? 2+2 डीम्ड डिग्री कहाँ बताई गई है? डीम्ड डिग्री कहाँ बताई गई है? 2+2 में 2 में इम्प्लाइड बताई गई है। क्या होती है डीम्ड डिग्री? रिजेक्शन ऑफ सेक्शन 144 के कौन बोल रहा है? बोल रहा है अपना वीडियो तो ऑन करो, शक्ल तो देखें। कहीं से किसी लड़की की आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है? निहाली बोल रही है? अच्छा आप बोल रही हैं, बोलिए बेटा। क्या होती है डीम्ड डिग्री? ज्योति बोल रही है। हाँ बताइए। Deemed degree shall be deemed to include rejection of complaint हाँ or determination of any question under section 144. वेरी गुड, करेक्ट, यही होती है डीम्ड डिग्री, है ना? क्या डिग्री सिर्फ प्रिलिमिनरी हो सकती है या फाइनल हो सकती है या दोनों हो सकती है? कौन बताएगा? तुम बताओ अभिषेक। दोनों हो सकती है? हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, भाता आरंभिक भी हो सकती है, भाता वेरी गुड। निहाली आप बताइए, फॉरेन जजमेंट को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? विदेशी निर्णय 2+6 मैम, सेक्शन 2+6 में। वेरी गुड। मनीषा आप बताओ, अंतःकालीन लाभ मैथ्यू प्रॉफिट को कहाँ डिफाइन किया गया है? ऑडियो तो ऑन कर लो। 212 वेरी गुड। प्रखर आप बताओ, मैं वो क्या नाम से लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधिक प्रतिनिधि को कहाँ डिफाइन किया गया है? मैम 2+11। ठीक है। जजमेंट डेटर कहाँ डिफाइन किया गया है? संचित, निर्णीत, ऋणी। ऑडियो ऑन करो। 2+10 में। 2+10 में। और इसके साथ क्या पढ़ते हैं? जजमेंट डेटर के साथ क्या पढ़ेंगे? जजमेंट डेटर के साथ दूसरी पार्टी कौन सी होती है? डिग्री होल्डर। हाँ, कहाँ पर? कौन सी सेक्शन? वो याद नहीं है। 2-3 में जजमेंट होल्डर
210 में जजमेंट डेटर, कोरिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। प्लीडर कहाँ डिफाइंड है सुधीर? मैम शायद 213 215 सेक्शन 2 क्लॉज 15 में। हाँ 15 प्लीडर। और प्लीडर के साथ क्या क्या जोड़ के पढ़ते हैं अपन? 3 चीजें जोड़ी थी अपन ने। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नहीं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नहीं, हेलो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है। रुक इसके जाओ, साथ जब मैं हमने क्लास जोड़ा अवेयर था हूँ, 215 के साथ हमने जोड़ा था 27 सरकारी प्लीडर, गवर्नमेंट प्लीडर, फिर 2